चलिए डिस्कस करते हैं आज के 10 ऐसे एमसीक्यूज जो कि यूपीएससी और करंट अफेयर्स एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। निम्नलिखित में से किस संस्था ने 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक विस्तारित करने की योजना की घोषणा हाल ही में की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, एनटीपीसी, बीएआरसी, बार्क, सीईए या एनपीसीआईएल। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, सीईए, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। दोस्तों, भारत ने अपनी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को 8.8 गीगावाट से 100 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। यह घोषणा हाल ही में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के चेयरपर्सन श्री घनश्याम प्रसाद ने की है। अच्छा, न्यूक्लियर एनर्जी की खास बात ये होती है फ्रेंड्स कि यह स्टेबल, लो कार्बन बेसलोड पावर होता है। अब ये बात मैंने क्यों कही? बेसलोड पावर इसलिए क्योंकि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की तरह इसमें पावर फ्लक्चुएशन नहीं होता। मतलब चौबीसों घंटे पावर एक जैसी रहेगी। सोलर एनर्जी में दिन में रहेगी पर रात में नहीं रहेगी। विंड एनर्जी में जब हवा बहेगी तब रहेगी, फिर नहीं रहेगी। न्यूक्लियर एनर्जी चौबीसों घंटे सातों दिन एक बेस लोड पावर देगी। साथ में इसमें कार्बन एमिशंस बहुत कम होते हैं। इस कारण से लो कार्बन भी रहता है। इससे कोल डिपेंडेंसी कम हो जाती है। वैसे भी भारत का सपना यह है कि भारत 2070 तक नेट जीरो कंट्री बनना चाहता है कार्बन एमिशंस के मामले में, और 2047 तक भारत विकसित भारत बनना चाहता है। इन दोनों ही सपनों को पूरा करने के लिए यह टारगेट पूरा होना जरूरी है। भारत का फ्रेंड्स शॉर्ट टर्म टारगेट है कि 2030-31 तक जो न्यूक्लियर एनर्जी है उससे 22,480 मेगावाट प्रोड्यूस किया जाए। मतलब लगभग 22 गीगावाट तक प्रोडक्शन किया जाए। अच्छा, इसके लिए भारत क्या कर रहा है? तो इसके लिए भारत PHWR रिएक्टर्स पे काम कर रहा है। वो कौन से होते हैं फ्रेंड? प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, जिसमें नेचुरल यूरेनियम यूज होता है और हेवी वाटर मॉडरेटर के रूप में यूज होता है। साथ में वाटर जो भारत है वह स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे भी काम कर रहा है। आपने इसके बारे में सुना होगा कि गवर्नमेंट ने 2023 में ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की स्कीम रिलीज की थी। इसमें क्या था फ्रेंड्स कि इसमें 20,000 करोड़ रुपए की फंडिंग गवर्नमेंट ने दी है। किस चीज के लिए? एसएमआर डेवलप करने के लिए। इनकी खास बात ये होती है, इनका साइज छोटा होता है, इनकी कॉस्ट कम होती है, इनका कंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी हो सकता है, यह रिमोट एरिया में भी डिप्लॉय हो सकते हैं और यह ग्रिड फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अच्छा, इसको डेवलप कौन कर रहा है? तो इसको डेवलप कर रहा है हमारे देश की एजेंसी बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए निम्नलिखित में से कौन सा मिशन अत्यधिक परिस्थितियों में अंतरिक्ष यात्रियों के व्यवहार का अध्ययन करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स, गगन, मित्र, अंतरिक्ष या व्योम। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, मित्र। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जब व्योमनॉट्स या हम लोग एस्ट्रोनॉट जो समझते हैं, वो जब अंतरिक्ष में जाएंगे तो उनका अंतरिक्ष में जाने के बाद उनका व्यवहार क्या होगा, वो कैसा महसूस करेंगे और कोई समस्या आने पर वो कैसा बिहेव करेंगे, यह जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बार के लिए रॉकेट आपको अंतरिक्ष में पहुंचा सकता है, पर वहां पे उसके साथ फिर क्या काम करना है, वहां पे आपको कैसे टेस्टिंग करनी है और कोई मुश्किल आने पे आपको क्या बिहेव करना है, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, वह जानना और उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। इसलिए भारत ने लॉन्च किया है अपने व्योमनॉट्स के लिए मिशन मित्र। यह कब लॉन्च हुआ है फ्रेंड्स? तो यह लॉन्च हुआ है अप्रैल 2026 में। मित्र का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? मित्र का फुल फॉर्म है मैपिंग ऑफ इंटर ऑपरेबल ट्रेड्स एंड रेस्पॉन्स असेसमेंट। अच्छा, इसकी लोकेशन है फ्रेंड्स लेह और लद्दाख। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा मौसम होता है जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और ठंड बहुत ज़्यादा होती है, आइसोलेशन रहता है और कंडीशंस भी हार्श हैं। अगर कोई यहाँ सर्वाइव कर जाए और सही सही तरीके से डिसीजन ले तो वह मोस्ट प्रोबेबली स्पेस में भी ऐसा ही कर पाएगा। मिशन मित्र जो है फ्रेंड्स, यह डायरेक्टली लिंक्ड है भारत के गगनयान प्रोग्राम से। इसे कंडक्ट कराया जा रहा है इसरो और इंडियन और इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था पर एक्सरसाइज दशलिक 2026 का 7वां संस्करण आयोजित किया गया? किस स्थान पर? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, नमनगढ़,
चिक-चिक, टर्मेस या रनीखेत? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स नमनगान। दोस्तों, भारत और सेंट्रल एशिया के डिफेंस रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज दशलिक 2026 का आयोजन किया गया था। यह जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, यह 12 अप्रैल से 25 अप्रैल तक चल रही है। इसका जो होस्ट कंट्री है वो है उज्बेकिस्तान। और यह जो एक्सरसाइज हुई है फ्रेंड, यह नमनगन रीजन उज्बेकिस्तान में हुई है। यह इस एक्सरसाइज का फ्रेंड्स 7वां एडिशन है। ये बात आप याद रखिएगा। यह एक्सरसाइज हर साल होती है। एक साल भारत में होती है और एक साल उज्बेकिस्तान में। पिछले साल इसका 6वां एडिशन था फ्रेंड्स 2025 में। यह भारत में हुआ था। कहाँ पर? पुणे में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष मिशन विशेष रूप से मंगल की सतह के 2 मीटर नीचे तक खुदाई करके बायोसिग्नेचर्स का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, परसेवरेंस, क्यूरोसिटी, इनसाइट या रोजालिंड? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स रोजालिंड। दोस्तों, रोजालिंड फ्रैंकलिन रोवर को 2028 में लॉन्च करने की प्लानिंग है और इसके लिए यूज होगा स्पेस एक्स का फैल्कॉन हेवी रॉकेट। एक बात मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, हम इसी कारण से इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि हाल ही में स्पेस एक्स ने यह बात कंफर्म की है कि उनका जो फैल्कन हेवी रॉकेट है वह इस मिशन को लीड करेगा, उसको लॉन्च करेगा। अच्छा, इस मिशन को यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एक्सोमास प्रोग्राम्स के अंतर्गत बनाया गया है और नासा भी इसमें कोलैबोरेशन सपोर्ट दे रहा है। मतलब इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, ईएसए, नासा और स्पेसएक्स। अच्छा, यह मिशन रखा गया है रोजालिंड फ्रैंकलिन के नाम पर, जो फेमस ब्रिटिश साइंटिस्ट थी और डीएनए स्ट्रक्चर डिस्कवरी में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अब ये एक्सोमार्स प्रोग्राम क्या है फ्रेंड्स? कौन सा? एक्सोमार्स। फ्रेंड्स, इस मिशन के अंतर्गत मार्स की जियोलॉजी को समझा जाएगा, उसके एटमॉस्फेयर की स्टडी की जाएगी और वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ के एविडेंस को खोजा जाएगा। दोस्तों, सबसे इस बात का यूनिक फीचर ये है कि मार्स के अंदर 2 मीटर तक ड्रिल किया जाएगा और वहां से सैंपल्स लिए जाएंगे। ड्रिल क्यों? क्योंकि मार्स पर रेडिएशन बहुत ज्यादा है, डस्ट स्टॉर्म आते जाते रहते हैं और ऑक्सीडेशन लेवल हाई है, जिस कारण से मार्स की सतह पर कुछ भी मिलना मुश्किल है। पर हो सकता है कि 2 मीटर नीचे लाइफ के कुछ अवशेष मिल सके। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी अप्रैल 2026 की वाइड रैंकिंग के अनुसार ब्रिटेन की शीर्ष महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, बोधन शिवदनंदन, लाओ लैनहाओ, हाउ युफैन या कोनेरू हम्पी? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स बोधना शिवनंदन। दोस्तों, चेस वर्ल्ड से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट सामने आई है। यह है बोधन शिवनंदन। अप्रैल 2026 तक इनकी फाइड रेटिंग 2333 तक पहुंच गई है और इनकी उम्र सिर्फ 11 साल की है। 11 साल की एज में उन्होंने यह अचीवमेंट हासिल किया है और वह ब्रिटेन की टॉप फीमेल चेस प्लेयर बन गई हैं। यह ब्रिटिश नागरिक हैं। अप्रैल 2026 वर्ल्ड रैंक में उनको यह पोजीशन हासिल हुई है। अच्छा, वो फाइड रैंकिंग के हिसाब से बात की जाए तो उनकी फाइड रैंकिंग अभी 72 पे है। उन्होंने लैन याओ को सरपास किया है, जो 25 साल की उम्र में एस्टैब्लिश हुई थी और ब्रिटेन की पहली प्लेयर, मतलब नंबर 1 फीमेल प्लेयर बनी थी। और फाइट की बात करें फ्रेंड्स, फाइट का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एचएस। यह एक वर्ल्ड चेस गवर्निंग बॉडी है जो एस्टैब्लिश हुई थी 1924 में। इसका जो हेडक्वार्टर्स है फ्रेंड, यह है लॉसाइन, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, अभी करंट यंगेस्ट जीएम रिकॉर्ड जो होल्ड करते हैं वह है अभिमन्यु मिश्रा, जो कि यूएसए के खिलाड़ी हैं और उन्होंने यह रिकॉर्ड ग्रैंड मास्टर बनने का 12 साल की उम्र में हासिल किया है।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन डेयर के अंतर्गत कार्य करता है और भारत में सर्वोच्च कृषि अनुसंधान निकाय के रूप में कार्य करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, नाबार्ड, आईसीएआर, एफसीआई या आईसीएमआर। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, आईसीएआर। आईसीएआर का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। दोस्तों, भारत एग्रीकल्चर सुपर पावर बना है तो उसके पीछे सबसे बड़ा साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। फ्रेंड्स, यह फाउंड हुआ था 16 जुलाई 1929 को। किसके अंतर्गत? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत। फ्रेंड्स, आईसीएआर काम करता है डेयर के अंतर्गत। अब ये डेयर क्या है फ्रेंड्स? तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से लिंक्ड है। इसके हेडक्वार्टर्स फ्रेंड नई दिल्ली में स्थित हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एआई मॉडल मेटा द्वारा अप्रैल 2026 में लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, जेमिनी प्रो, जीपीटी प्रो, म्यूज स्पार्क या क्लॉड एआई। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, म्यूज स्पार्क। दोस्तों, ग्लोबल एआई रेस में मेटा ने 9 अप्रैल को लॉन्च किया है एक पावरफुल नया मॉडल जिसका नाम है म्यूज स्पार्क। यह डेवलप किया गया है मेटा सुपर इंटेलिजेंस लैब के अंडर, जैसे लीड कर रहे हैं अलेक्जेंडर वैंग। यह एक नेटिवली मल्टी मॉडल एआई मॉडल है जो टेक्स्ट, इमेजेस और मल्टी फॉर्मेट रीजनिंग को हैंडल कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस पहल का उद्देश्य 2040 तक भारत में कोको के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, एनसीएमएम, प्रधानमंत्री केएसवाई, पीएम केएसवाई कृषि सहकार योजना, एनएफएसएम या कोकोआ मिशन। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, कोकोआ मिशन। दोस्तों, भारत ने 2040 तक, कब तक? 2040 तक कोकोआ सेल्फ सफिशिएंसी का टारगेट सेट किया है। मतलब जो चॉकलेट इंडस्ट्री का मेन रॉ मटेरियल है कोकोआ, उसे भारत को इंपोर्ट नहीं करना है बल्कि सेल्फ सफिशिएंट बनना है। अच्छा, कोकोआ बीन्स होती हैं वो थियोब्रोमा काकाओ से आती हैं, जिनका नाम ये है। इससे चॉकलेट, कोकोआ पाउडर, कोकोआ बटर, बेवरेजेस बनते हैं। भारत की सिचुएशन ये है कि भारत हर साल 866 मिलियन डॉलर्स का कोकोआ इंपोर्ट करता है, मतलब अपने यूज का लगभग 80%। भारत ये चाहता है कि इस मिशन के अंतर्गत भारत देश में ही इतना कोकोआ उगाए कि यह जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है यह खत्म हो जाए। इसमें 4 फेजेस में काम होगा। पहला फेज है जो 2026 से 2028 तक चलेगा, जिसमें 250 हेक्टेयर में पॉलीक्लोनल सीड गार्डन्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे, जहां पर यह कोकोआ उगाया जाएगा। फिर 2028 से 2030 के बीच लगभग 1 लाख फार्मर को इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी और 25 मिलियन कोकोआ सीडलिंग्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। फेज 3 जो कि 2030 से 2035 तक चलेगा, इसमें 1 लाख हेक्टेयर तक कोकोआ के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा और 2035 से 2040 तक इसमें सेल्फ सफिशिएंसी हासिल की जाएगी। भारत में जो कोकोआ ग्रोइंग एरियाज हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रस्तावित CAFE-3 कार्बन क्रेडिट तंत्र में केंद्रीय भूमिका निभाएगा? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, नीति आयोग, सेबी, CPCB या BEE। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, BEE। दोस्तों, कैफ 3 नॉर्म्स जो हैं वह 1 अप्रैल 2027 से इफेक्टिव होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे ये कैफ क्या होता है? यह है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। यह नॉर्म्स पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए होते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि कार कंपनीज अपनी टोटल फ्लीट की एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव करें, जिससे कि CO2 एमिशंस कम हो। कैफ 1 और 2 के बाद
अब कैफ 3 की बारी है, जो कि और स्टिकर नॉर्म्स लाएंगे और यह अप्लाई होंगे 2028 से 2032 के बीच। यह काम कैसे करेगा फ्रेंड्स? तो ये ऐसे काम करेगा कि हर कंपनी की फ्लीट एवरेज एमिशन कैलकुलेट होगी। अगर कंपनी का टारगेट से बेटर परफॉर्म करती है तो वह कार्बन क्रेडिट अर्न करेगी, और अगर फेल होती है तो उसे कार्बन खरीदने पड़ेंगे। ऑटोमेकर्स क्रेडिट्स बाय सेल कर सकेंगे। बीईई अर्थात ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी भी डायरेक्टली क्रेडिट्स सेल और बाई कर सकते हैं। इन जो क्रेडिट्स की प्राइस होगी वह 2500 से 4500 तक के बीच में हो सकती है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति श्रेणी यूईई द्वारा 2026 में व्यावसायिक रूप से लॉन्च किए गए U6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम पर परिभाषित करती है? 5925 से 6425 मेगाहर्ट्ज तक, 6425 मेगाहर्ट्ज से 7125 मेगाहर्ट्ज तक, 7125 मेगाहर्ट्ज से 8500 मेगाहर्ट्ज तक, या फिर 3300 मेगाहर्ट्ज से 4200 मेगाहर्ट्ज तक। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 6425 मेगाहर्ट्ज से 7125 मेगाहर्ट्ज तक। अब आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो बताता हूँ। यूएई ने अर्थात यूनाइटेड अरब एमिरेट, संयुक्त अरब अमीरात ने अप्रैल 2026 में वर्ल्ड का पहला कमर्शियल यू सिक्स गीगाहर्ट्ज मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया है और खुद को पहला 10 गीगा नेशन डिक्लेयर किया है। ये होता क्या है फ्रेंड्स? तो यह इस स्पेक्ट्रम में काम करता है। इसे गोल्डन स्पेक्ट्रम बैंड कहते हैं। इसमें हाई स्पीड मिलती है, लो लेटेंसी होती है, वाइड कवरेज मिल सकती है और मैसिव कैपेसिटी इसमें अवेलेबल होती है। इसमें डाउनलोड स्पीड 10 गीगाबाइट बाइट पर हर सेकंड तक जा सकती है और अपलोड स्पीड 1 गीगाबाइट पर सेकंड तक जा सकती है। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था विश्व साइकिल दिवस किस तिथि को किस उद्देश्य से मनाया जाता है? आपको ऑप्शंस थे जून 3, अप्रैल 19, मई 5 या जुलाई 10। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स जून 3। दोस्तों हर साल 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है। इस कैंपेन की शुरुआत लेजिक सिविल्स्की ने की थी। एक ग्लोबल कैंपेन चलाया था उन्होंने इस बात के लिए। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने डिजिटल एकीकरण के माध्यम से प्रीपेड टैक्सी सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड ओला कैब्स, एसटीसीएल, उबर इंडिया या डीसीसी। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। फ्रेंड्स अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।